जी सर, क्लियर है। जी, Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss about context clue. What is a context and what is a clue? First of all, you have to put your hand over the word context. What is a context? Context is actually the surrounding of your words. The basically the things or the environment where you speak is considered as a context clue. Or if you are reading some passage or you are reading a paragraph just in order to take your exam or just in order to make comprehensions, the words that is most difficult for us or the word that is most difficult for you people, and there is no hint already exist in your mind, and you take the help from the surroundings of that specific words, it is considered as context clue. हमारे पास जो वर्ड्स जो हमें डिफिकल्ट महसूस होता है कि हमें इसका मतलब नहीं आता और हम उसका मतलब पहले जानते भी नहीं होते, देयर इजंट एनी मीनिंग अबाउट दैट वर्ड इन आवर माइंड, और हमारे जहन में ऐसा कोई मतलब भी नहीं होता, एंड वी गेट द मीनिंग फ्रॉम द सराउंडिंग्स। उस वर्ड के इर्द गिर्द जो कॉन्टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ होता है हम उससे उसका मतलब लेते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि गेम एक आपके लोग कोई गेम जो हम कवर्ड जब इस्तेमाल करते हैं तो गेम अमूमन हम प्ले की सेंस में इस्तेमाल करते हैं, क्रिकेट गेम है, बास्केटबॉल है, या आपकी कंप्यूटर्स के ऊपर जो आप गेम्स खेलते हैं, मतलब जो भी हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं दे ऑल रिलेटेड टू द वर्ड ऑफ एंजॉयिंग और एंटरटेनिंग और एंटरटेनिंग। आप एक अपना माइंड बनाते हैं कि जब हम गेम की बात करेंगे तो यहाँ तो हम सॉफ्टवेयर गेम्स की बात करेंगे या हम फिजिकली गेम्स की बात करेंगे, लेकिन अगर एक बंदा वर्ड गेम का इस्तेमाल करता है लेकिन उसके ऊपर भी वर्ड जो है वहां पर बड़ा क्रुशियल इस्तेमाल होते हैं कि वहां पर सिनेरियो कुछ ऐसा है कि वहां पर एक दुश्मन से टैकल करने की कोशिश कर रहा है, एक एनिमी से टैकल करने की कोशिश कर रहा है, उसके नीचे भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जो उसके मीनिंग्स जो रिलेटेड करते हैं वो एनिमी से रिलेटेड हैं या ऐसी डिफिकल्ट सिचुएशन से रिलेटेड हैं जो उसे टैकल करना पड़ रही है। मैं कहता हूँ कि ऊपर वाला स्टेटमेंट जो है वो लिखा हुआ है किसी पर्सन के बारे में जिससे आपका ताल्लुक अच्छा नहीं है, नीचे भी ऐसा ही स्टेटमेंट लिखी है जिससे आपका ताल्लुक अच्छा नहीं है, और इन बिटवीन एक गेम का वर्ड लिखा हुआ है और वो आपके लिए कोई गेम खेल रहा है, चाल चल रहा है, तो इट्स मीन वहां पर अगर हम कहेंगे इट वाज अ गुड गेम टू टू डिस्ट्रॉय एनीवन, तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ इट वाज अ गुड गेम टू डिस्ट्रॉय एनीवन, तो यहाँ पर गेम का मतलब खेलना नहीं है, यहाँ पर इस गेम का मतलब टू डिस्ट्रॉय, जो हमने डिस्ट्रॉय का वर्ड इस्तेमाल किया है वो कॉन्टेक्स्ट, या इससे पहले जो वर्ड इस्तेमाल हुआ होगा, इससे पहले जो स्टेटमेंट इस्तेमाल हुई होंगी वो स्टेटमेंट जो होंगी दे हेल्प अस टू गेट द मीनिंग। अगर हम ऐसी सिचुएशन में उस वर्ड का तर्जुमा, उसकी सेंस हम ऊपर और नीचे, राइट एंड लेफ्ट के वर्ड्स को अज्यूम करके गेस करने की कोशिश करें तो ये हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है, और अगर हमें जो वहां से हिंट मिलेगा वो आपका क्ल्यू होगा। क्लियर भी? कॉन्टेक्स्ट क्ल्यू क्या होगा? कॉन्टेक्स्ट क्ल्यू वो आपकी सराउंडिंग्स होंगी, उस वर्ड की सराउंडिंग होंगी, उस सिचुएशन की सराउंडिंग्स होंगी जिनके गिर्द वो वर्ड प्रेजेंट किया गया होगा। और याद रखें हमेशा कि कभी भी वर्ड का मीनिंग एक नहीं होता, मोर देन 10-12 इवन के हमारे पास डिक्शनरी मीनिंग होता है, कोनोटेटिव होता है, डेनोटेटिव होता है, प्रैग्मेटिक होता है, सेमेंटिक होता है, सिंथेटिक होता है, इवन के बैकग्राउंड होता है, हिस्टोरिकल होता है, हम टेक्स्ट बिटवीन द लाइंस होता है, मतलब एक ही वर्ड का तर्जमा जो है वो डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट तरह से प्रेजेंट किया जाता है। हियर एक्चुअली वी वांट टू मेक केपेबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग दैट आर नॉट फेमिलियर टू यू पीपल। यहाँ पर बेसिक पर्पस जो है वो आप लोगों को इस लायक बनाना है कि आप लोग लफ्ज का जो तर्जमा है या लफ्ज की जो सेंस है आपको जो पहले नहीं पता था, आप स्टेटमेंट के लिहाज से, पैराग्राफ के लिहाज से उसकी सेंस को एज्यूम करें ताकि आप इस काबिल हो जाएंगे अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। Context clue. The context is simply the words or idea around your unknown word. अभी जैसे कि मैंने कहा था एक वोकैब का वर्ड है और उसके गिर्द डिफरेंट वर्ड्स हैं, लेकिन वो वोकैब आपको नहीं आती तो आप उसका मतलब जो है उसके इर्द गिर्द का जो कॉन्टेक्स्ट है उसे हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं।
उसके लेफ्ट पे, राइट पे, अप पे, डाउन पे, अपर वाली लाइन, लोअर वाली लाइन, लेफ्ट स्टेटमेंट, राइट स्टेटमेंट, ये जो सारी स्टेटमेंट्स हैं ये हमारे पास उसका कॉन्टेक्स्ट क्लू होगा। लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्लू क्या होगा? उस स्टेटमेंट्स के दरमियान अपर लाइन में, लोअर लाइन में, लेफ्ट में, राइट में, जो उस वर्ड्स के सेंटर में, अप में आपके लिए, डाउन में, लेफ्ट पे, राइट पे जो उसने हिंट दिए होंगे, उसने कुछ आपको गाइडलाइंस दी होंगी जस्ट इन ऑर्डर टू गेट द मीनिंग ऑफ दैट स्पेसिफिक वर्ड, तो वो आपके लिए उसका क्लियर होगा। जैसे कि मैंने कहा, गेम हम अमूमन प्लेइंग की बात करते हैं, इट डजंट मैटर आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट सॉफ्टवेयर गेम और फिजिकल गेम। But if I utilize the word, it was a good game to destroy your capability or to destroy your target, तो यहाँ पर टू डिस्ट्रॉय का जो वर्ड है ये तबाही की सेंस में है, तो ये हमें हिंट देता है कि गेम का मतलब यहाँ पर कोई खेल नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रिक है, कोई आप कह लो कि कोई प्लान है। तो ये हमें इसकी तरफ हिंट देता है, क्योंकि डिस्ट्रॉय और प्लान आपस में एक दूसरे की तरफ आप लाजमी मुलजुम तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे को हिंट देते हैं कि हम यहाँ पे इसका मतलब ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एक क्लू होगा। Context clue are hints that the author gives to help or define a difficult or unusual words. ये वो एक हिंट होता है, ये एक लीड होती है आपके लिए, एक स्टूडेंट के लिए, एक लर्नर के लिए, एक वे होता है, वे पॉइंट होता है, जस्ट इन ऑर्डर टू गेट द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड दैट इज नॉट फेमिलियर टू स्टूडेंट और टू द लर्नर्स। जो तालिब इल्म या कारी के समझ में नहीं आती बातें, उसको समझाने के लिए जो आप कह लें कि राइटर होता है, वो कुछ क्लूज देता है, कुछ हिंट देता है, और जो हिंट होते हैं वो आपको मदद देते हैं उसका मतलब हासिल करने में। द क्लू में अपीयर विद इन द सेम सेंटेंसेस, मुमकिन है कि उसी जुमले में आ जाए क्लू। जैसे मैंने कहा था, इट वाज अ गुड गेम टू डिस्ट्रॉय द हिंट, तो टू डिस्ट्रॉय द हिंट ये उसी के अंदर आ रहा है। अब टू डिस्ट्रॉय जो है उसी स्टेटमेंट के अंदर आ रहा है, उस सेंटेंस के अंदर आ रहा है। ये मुमकिन है कि एक ही सेंटेंस में एक डिफिकल्ट वर्ड कर दे और दूसरा उसके साथ कोई हिंट दे दे, कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर दे, कोई उसका सिनोनिम इस्तेमाल कर दे, कोई कॉन्ट्रैरी वर्ड इस्तेमाल कर दे, या उसकी कोई डिटेल दे दे, या रीवर्डिंग का कॉन्सेप्ट दे दे। अगर इनमें से कोई भी एक बात कर देता है तो इट्स मीन उसने कॉन्टेक्स्ट क्लू दे दिया है। The clue may appear within the same sentence as the word to which it refers, or it may follow in a preceding sentence. ये उसके अगला सेंटेंस जो है उसमें हो सकता है, इवन के बैकवर्ड सेंटेंस में भी हो सकता है, और सेम सेंटेंस में भी हो सकता है। बट क्लूज होता क्या है? क्लूज ये एक वो लीडिंग पॉइंट होता है जो उस अननोन वर्ड्स को जानने के लिए राइटर वहां पर पुट करता है। क्लियर भाई? कम से कम एक बच्चा तो रिस्पॉन्ड कर दिया करो, सारे सो जाते हो पता नहीं। क्लियर सर, क्लियर। We have four types of clues, four types of context clue. First one are known as definition or explanation or rewording. Rewording हम बात को दोबारा लिखते हैं किसी और अल्फाज में, ठीक है? सिनोनिम नहीं पुट करते यहाँ पर, हम यहाँ पर उस वर्ड को डिटेल बयान करते हैं। डिटेल भी नहीं होती, आप कह लें कि थोड़ा सा हम एक्सप्लेन करते हैं, लॉन्ग नरेटिव डिटेल नहीं होती, वो अलग हिंट होता है। लेकिन हमें थोड़ा सा हिंट मिलता है, हम एक लफ्ज में लिखा है तो हम मजीद एक और लफ्ज वहां पर मेंशन कर देंगे, एक या दो वर्ड हम मजीद उसके साथ मेंशन कर देते हैं। सेकंड वन है रीस्टेटमेंट या सिनोनिम। थर्ड वन है कंट्रास्ट या एंटोनिम। फोर्थ वन है इन्फेरेंस, जनरल और डिटेल कॉन्टेक्स्ट क्लू। डिटेल कॉन्टेक्स्ट क्लू, जनरल या इन्फेरेंस, ये एक ही टाइप में कंसिडर किए जाते हैं। कंट्रास्ट जो है या एंटोनिम जो है वो एक में कंसिडर किए जाते हैं। रीस्टेटमेंट या सिनोनिम जो है ये आपके पास एक में कंसिडर किए जाते हैं। हम देखते क्या है जी आगे। फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट है हमारे पास रिवर्डिंग। The new term may be formally defined or sufficient explanation may be given within the sentence or in the following sentence. ऐसा हिंट होता है कि आप कह लें कि जो उसने लफ्ज बयान किया है उसी लफ्ज को वो दोबारा लिख देगा, या इतनी मिकदार में आपको इंफॉर्मेशन दे देगा जो वो इंफॉर्मेशन आपको उस वर्ड को समझने के लिए काफी होगी। और कहता है ये इंफॉर्मेशन जो है हम कॉमास के साथ, डैशेस के साथ और पैरेंथेसिस के साथ पुट करते हैं। ये कंसर्न नहीं है, ये हिस्सा कंसर्न नहीं है कि किस तरह हम पुट करते हैं। कंसर्न ये है कि वो होती क्या है। ये होती ये है कि हम अमूमन में लफ्ज के बाद इतनी डिटेल या इतनी एक्सप्लेनेशन दे देते हैं कि बंदा उस वर्ड को समझने में आसानी हासिल कर लेता है। एग्जाम्पल
कहता है द आर्बिट्रेरी, वर्ड लिखा है द आर्बिट्रेटर, द नेचुरल पर्सन चूजन टू सेटल द डिस्प्यूट। अब यहां पर द आर्बिट्रेटर जो है, अब आर्बिट्रेटर लिखा उसने, द आर्बिट्रेटर कॉमा द नेचुरल पर्सन चूजन टू सेटल द डिस्प्यूट अराइव्ड एट हर डिसीजन। अब इमेजिन करें कि आपके पास ये हिस्सा है, यहां से लेकर आप कह लो कि ये द नेचुरल पर्सन से लेके डिस्प्यूट तक आप समझ लें कि आपके पास है, अवेलेबल नहीं है। मतलब नेचुरल पर्सन से लेके डिस्प्यूट तक समझिए आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो आप जुमला कैसे पढ़ेंगे? आप पढ़ेंगे द आर्बिट्रेटर जी, आप पढ़ेंगे द आर्बिट्रेटर अराइव्ड एट हर डिसीजन। अगर आप डायरेक्ट पढ़ लेते हैं द आर्बिट्रेटर अराइव्ड एट हर डिसीजन, तो जुमला फिर भी बात क्लियर है, इसमें सब्जेक्ट भी है, वो भी है, ऑब्जेक्ट भी है, हमारे पास सारी चीजें आ रही हैं। लेकिन यहाँ पर द आर्बिट्रेटर है कौन? अब उसने आर्बिट्रेटर को मजीद डिफाइन कर दिया, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर दी इस आर्बिट्रेटर के बारे में कि आर्बिट्रेटर द नेचुरल पर्सन चूजन टू सेटल द डिस्प्यूट। ये वो बंदा होता है जो जनरल तौर पर मुंतखब किया जाता है परेशानी को सॉल्व करने के तौर पर। तो यहाँ पर कहता है व्हाट कुड बी द डेफिनेशन ऑफ आर्बिट्रेटर इन द सेंटेंस आर्बिट्रेटर मीन द नेचुरल पर्सन चोजन टू सेटल द डिस्प्यूट। तो यहाँ पर आर्बिट्रेटर को उसने अगेन एक्सप्लेन कर दिया कि आर्बिट्रेटर है कौन। मैं अगर आपसे ये कहूं कि मैं यहाँ पर स्टेटमेंट लेता हूं, क्लास में मैं कहता हूं आमिश, आमिश द मोस्ट regular student of the class is present here। अब ये स्टेटमेंट है, लेकिन मैं यहां पर लिखता हूं आमिश। आमिश कौन है? अब ये समझाना चाह रहा हूं मैं बकिया लोगों को। तो मैंने क्या किया है, आमिश के बारे में एक्स्ट्रा मालूमात बता दी है। हो सकता है कि वहां पर 2-3 आमिश बैठे हों, वहां पर मजीद और भी आमिश हों, लेकिन उनके बारे में हम जानते नहीं हों। 2 हों, एक आता नहीं है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि वो बंदा है जो वहां पर रेगुलर होता है। तो यहाँ पर इन कॉमर्स के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, ये हमारे पास जो है, ये आप कह लो कि ये एक रीवर्डिंग की सेंस में है। इसके अलावा एक और आसान सा डिस्टॉर्शन आ रही है काफी ज्यादा। एक और स्टेटमेंट मैं यहाँ पर पुट करना चाह रहा हूँ। सर आपकी आवाज नहीं क्लियर आ रही। हेलो हेलो जी सर आपकी आवाज बहुत कट रही है बीच में। मौसम बहुत खराब है आमिश, इस तरफ बारिश बहुत तेज है, शायद इस वजह से कोई प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है सर थोड़ी सी यहाँ पर भी भेज दें। यहाँ पर तो अभी इस वक्त 37 हुआ बड़ा 38। कहाँ पे? खिंचावत नहीं सर। कौन सा टिकट करा मेरे पास आजा। अब मैंने लिखा यहाँ पर असलम। अब ये असलम कौन है? हम बंदे से बात कर रहे हैं लेकिन हमें पता नहीं है ये असलम कौन है। फिर मैंने लिख दिया द बेस्ट सर्जन ऑफ द टाउन, जो टाउन का बेहतरीन सर्जन है, हैज पास्ड अवे, वो इंतकाल कर गया। तो यहाँ पर मैंने असलम को मजीद डिफाइन कर दिया। यहाँ पर द बेस्ट सर्जन ऑफ द टाउन, जो बेस्ट सर्जन ऑफ द टाउन मैंने लिखा यहाँ पर। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इस असलम के लिए है, जैसे कि द मोस्ट रेगुलर स्टूडेंट ऑफ द क्लास, ये इन्फॉर्मेशन इस आमिश के लिए है। अगर हम किसी वर्ड को डिफाइन करने के लिए उसकी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये है कौन, जैसे कि मैं भी एक एग्जांपल देता हूँ। रात मुझे टेक्स्ट आता है कोई 12:30 बजे, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन? कदीर। अब उसने ये लफ्ज लिख दिया कदीर। मैंने कहा ये कौन कदीर? अब मुझे नहीं पता कौन कदीर। अब इतने स्टूडेंट्स हैं, पिछले 10 साल से पढ़ा रहे हैं, नहीं पता कौन सा स्टूडेंट है। आप पता नहीं कितने कदीर हैं जिनको हमने पढ़ाया पहले। अब वो बच्चा मुझे छोटे छोटे से चंक्स बता रहा है, डिटेल नहीं बता रहा। जी आपका स्टूडेंट, फिर दूसरा मैसेज आता है जी 2010 का सेशन, फिर बताता है जी फलानी जगह का, फिर बताता है, मतलब उसकी एक साथ वो सारी डिटेल नहीं बता रहा। एक्सप्लेनेशन और रिवर्डिंग जरूरी होती है तब जब हमें लफ्ज क्लियर नहीं होते। तो
अगर आप पहले बता दें, जब कोई बात करें तो आप अपनी बात बताते के साथ ही आप ये बता दें कि आप कौन है, कहाँ से हैं, किस क्लास से हैं, तो अगला बंदा आपको फौरी समझ जाएगा, आपको मजीद परेशानी नहीं होगी उस बात को बताने में। तो लिहाजा समटाइम ऐसा होता है कि राइटर जो है वहां पर एक्सप्लेन करता है, चीज को डिफाइन कर देता है, उस वर्ड को मजीद डिफाइन कर देता है कि इस वर्ड का मतलब है क्या एक्चुअली। तो यहाँ पर उसने आर्बिट्रेटर की डेफिनेशन पुट कर दी, तो लिहाजा हमारे लिए हिंट ये है, आर्बिट्रेटर कौन है जी? द नेचुरल पर्सन चूजन टू सेटल द डिस्प्यूट। और याद रखिए, अगर टू कॉमास के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन होगी, दो कॉमा के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन होगी, वो हमेशा हमारे पास उसे बोलते हैं हम अफर्मेशन। ये देखें, ये कॉमा है फर्स्ट वन, ये सेकंड कॉमा है, फिर अगेन ये कॉमा फर्स्ट है, ये सेकंड कॉमा है। इन कॉमास के दरमियान या पैरेंथेसिस के दरमियान या इन्वर्टेड कॉमास के दरमियान जो इन्फॉर्मेशन होती है, ये हमेशा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है, ये एक्सप्लेनेशन होती है उस वर्ड के लिए जो उससे पहले इस्तेमाल किया गया होता है। तो हमें ये देखना होता है कि वहां पर अगर ऐसा कोई पॉइंट अवेलेबल है तो ये भी हमें लीड करेगा, हिंट करेगा कि हम उस वर्ड का मीनिंग जान सकें या समझ सकें। नेक्स्ट हमारे पास है कि दूसरी एग्जांपल देता है, कहता है जी फ्लोरोस्कोपी। अब ये क्या है, लेट्स हैव एन एग्जांपल। सेकंड कहता है जी फ्लोरोस्कोपी क्या है जी? एग्जामिनेशन विद द फ्लोरोस्कोप। अब ये फ्लोरोस्कोप क्या है, फ्लोरोस्कोपी क्या होती है? कहते हैं ये वो एग्जाम होता है जो हम फ्लोरोस्कोप के जरिए ले लेते हैं, उसे हम फ्लोरोस्कोपी कहते हैं। तो लिहाजा ये जो कॉमास के दरमियान अगेन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये हमारे पास क्या है, ये रीवर्डिंग कह लो या एक्सप्लेनेशन कह लो या डेफिनेशन कह लो। फिर नेक्स्ट कहता है व्हाट कुड बी द मीनिंग ऑफ द वर्ड फ्लोरोस्कोपी। तो यहाँ पर फ्लोरोस्कोपी मीन एन एग्जामिनेशन विद द फ्लोरोस्कोप। तो यहाँ पर उसने बता दिया द कॉमा बिफोर एंड आफ्टर एग्जामिनेशन विद द फ्लोरोस्कोपी पॉइंट आउट द डेफिनेशन ऑफ फ्लोरोस्कोपी। तो अगेन मैं बता रहा हूँ कि जो कॉमास के दरमियान इंफॉर्मेशन है वो हमें हिंट कर रही है इस वर्ड की तरफ लीड करने का, इस वर्ड को समझने के लिए। आफ्टर दैट थर्ड एग्जाम्पल उसने पुट की है, कहता है जी नाउ यू ट्राई, कहता ट्राई करो, इसमें कौन सी डेफिनेशन है? कहते हैं ड्यूडीन अ शॉर्ट स्टीम्ड क्ले पाइप इज फाउंड इन आयरिश फॉक्स टेल्स। अब ड्यूडीन क्या है जी? ये कहता है जी कि अ शॉर्ट स्टीम्ड क्ले पाइप जो है जिसके बारे में बताया जाता है आयरिश में पाया जाता है, ये इंफॉर्मेशन जो है ये एक्स्ट्रा है यहाँ पर। और एक्स्ट्रा किस चीज के बारे में है? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है वो है हमारे पास ही इस ड्यूडीन के बारे में। तो अगेन वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पुट करता है, तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो है यही एक्सप्लेनेशन है जो हम कॉन्सेप्ट लेना चाह रहे हैं। आफ्टर दैट सेकेंड टाइप हमारे पास जो आती है वो है सिनोनिम की। अब सिनोनिम की दूसरी टाइप आती है हमारे पास। समटाइम ऐसा होता है कि राइटर जो है लफ्ज जब बयान करता है, समटाइम ऐसा होता है कि राइटर जब वर्ड इस्तेमाल करता है वो मोस्ट डिफिकल्ट वर्ड होता है लर्नर के लिए या स्टूडेंट के लिए, लेकिन राइटर जो है उसके लिए उसके बाद कोई ऐसा सिनोनिम या ऐसा वर्ड इस्तेमाल कर देता है जो इजी टू अंडरस्टैंड होता है। जैसे क्या कहता है, द मीनिंग इज यूजुअली राइट आफ्टर द अनफेमिलियर वर्ड एंड ऑफन सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द सेंटेंसेस। सेम जुमले के बाद जब भी इंफॉर्मेशन होगी, सिनोनिम होगा, एंटोनिम होगा, वो कॉमा के साथ, डैशेस के साथ, पैरेंथेसिस के साथ या दैट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं, कहते हैं लेट्स हैव एन एग्जांपल। किसकी है? जिस सिनोनिम की एग्जांपल पुट करता है, कहते हैं द माउंटेन पास वाज अ टॉर्चरस रोड। अब टॉर्चरस रोड क्या है? अगेन उसने लिखा है विंडिंग एंड ट्विस्टिंग लाइक अ स्नेक अराउंड द ट्रीज ऑफ द माउंटेन। अब यहाँ पर टॉर्चर्स का मतलब हमें क्या नजर आ रहा है कि विंडिंग एंड ट्विस्टिंग। तो यहाँ पर ये जो है विंडिंग एंड ट्विस्टिंग जो है ये उसने दो वर्ड लिखे जो उसके सिनोनिम उसने पुट कर दिए। तो अगेन यहाँ पर जो आप कह लें कि डेफिनेशन जो होती है वो जरूरी नहीं है कि एक दो वर्डों के ऊपर मबनी हो, लेकिन जो सिनोनिम होगा वो हमेशा एक दो वर्ड के ऊपर ही होगा, इससे ज्यादा वर्ड सिनोनिम नहीं लेता। सिनोनिम के लिए और एंटोनिम के लिए हमेशा एक दो वर्ड ही होते हैं, डिटेल भी ज्यादा होती है और एक्सप्लेनेशन या रिवर्डिंग भी ज्यादा वर्ड्स में होती है। तो यहाँ पर अगेन नेक्स्ट एग्जांपल में देखें, शी वाज द साइंसर्स ऑफ ऑल आईज फॉर द रेस्ट ऑफ द इवनिंग। अब यहाँ पर फ्लडेड
with spotlights the focus of all attention. The new Miss America began her year-long reign. She was the center of all eyes for the rest of the evening. तो कहता है अब ढूंढो कि इस सेंसर ऑफ ऑल द इवनिंग का मतलब क्या है. Flooded with spotlights, the focus of all attentions. अब यहाँ पर उसने ऊपर वाली लाइन में लफ्ज लिखा है लेकिन उसका सिरनाम उसने नीचे जाके दिया है. She was a censor. क्यों? पहले उसने लिखा है कि the focus of all the attention, the new Miss America. यहाँ पर जो सारी चीजों का तवज्जो का मरकूज था वो मिस अमेरिका थी. तो यहाँ पर मिस अमेरिका कौन थी? वो जो तवज्जो का मरकूज थी. तो यहाँ पर उसने अगेन लिख दिया शी वाज द सेनिश्योर ऑफ ऑल आइज. यहाँ पर अगेन उसने सेनिश्योर का वर्ड इस्तेमाल कर दिया. तो लिहाजा ये हिंट दे रहा है इस वर्ड की तरफ जो उसने पहले इस्तेमाल किया. अगेन 2 वर्ड्स के ऊपर मबनी हमारे पास मीनिंग है. तो वो मीनिंग जो है अगेन फिर पुट करके बताता है, आपको हिंट देता है कि यहाँ पर रीस्टेटमेंट या सिनोनिम का कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट करता है. अब अगेन यहाँ पर देखें, द यंग गर्ल वाज वेरी अलूफ. अब अलूफ का वर्ड ऊपर वाले सेंटेंस में लिखा, फिर नीचे कहता है शी ऑलवेज सीम्ड अनसोशनेबल एंड अनइंटरेस्टेड. आप जुमले के ऊपर गौर करें तो मीनिंग खुद ही मिल जाएगा. अलूफ क्या होता है? अलूफ वो होता है जो अनसोशलेबल होगा. अनसोशलेबल कौन है? जो गैर समाजी होगा. गैर समाजी होगा इट्स मीन क्या होगा? उसके फ्रेंड नहीं होंगे. जब फ्रेंड नहीं होंगे तो तन तनहा होगा. तो लिहाजा अलूफ का मतलब भी तन तनहा है. और जो तन तनहा होगा वो कभी भी बंदा इंटरेस्टेड नहीं होगा, वो अनइंटरेस्टेड होगा. अनइंटरेस्टेड और अनसोशलेबल होगा तभी वो बाहर नहीं निकलेगा, कहीं पार्टिसिपेट नहीं करेगा, फ्रेंड नहीं होंगे, बाहर आउटिंग नहीं होगी. जब ये सारे काम नहीं होंगे तो वो अलूफ होगा, मतलब कि अकेला होगा, तन तनहा होगा. तो लिहाजा अलूफ का मतलब अनसोशलेबल और अनइंटरेस्टेड यहाँ पर कंसिडर किया जाता है. फिर थर्ड टाइप हमारे पास जो है कॉन्टेक्स्ट की, वो कंट्रास्ट की या एंटोनिम की है. समटाइम राइटर जो है वो उसका मुतजाद वर्ड इस्तेमाल कर देता है. जैसे मैं कहना चाह रहा हूं आपको बैड, मैं बुरा कहना चाह रहा हूं लेकिन मैं बुरे का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा. क्यों आमिश? मैं बुरा कहना चाह रहा हूं कि आमिश अच्छा नहीं है, तो मैं ये कहूं कि आमिर इज अ बैड, बजाय इसके कि मैं कहूं आमिर इज अ बैड बॉय, मैं कहूं कि ही इज नॉट अ गुड बॉय. तो यहाँ पर मैंने नॉट अ गुड जो है, गुड जो मैंने इस्तेमाल किया है वो बैड का सिनोनिम है, एंटोनिम है, लेकिन मैंने यहाँ पर उसे इस्तेमाल कर दिया जस्ट इन ऑर्डर टू मेक द स्टेटमेंट पोलाइट. मैं चीजों को, मैं अगले बंदे की इंसल्ट भी करना चाह रहा हूँ लेकिन मैं ये भी नहीं चाह रहा कि अगले बंदे को गुस्सा लग जाए या बुरा मान जाए. तो जब भी अगले बंदे की इंसल्ट करें, ये मेरी बात हमेशा याद रखें कि जब भी अगले आपको बहुत गुस्सा है किसी पर्सन पर और आप उससे बदतमीजी आपसे होना चाह रही है कि आप नहीं रह पा रहे, आप अल्फाज ऐसा कहने चाह रहे हैं जो उसने आपको हिट किया है, तो तब भी आप काइंडली वो वर्ड इस्तेमाल करें जो अगले बंदे को बहुत ज्यादा बुरे ना लगे. तो इसे कहते हैं अच्छे लफ्जों में बेइज्जती करना. तो आप गुड वर्ड्स इस्तेमाल करें, पोलाइट वर्ड इस्तेमाल करें. लिहाजा आप अपनी टून को पोलाइट रखें लेकिन लफ्ज चाहे अच्छे इस्तेमाल ना करें. तो पोलाइट टून का मतलब यही होता है कि आप बजाय इसके कि आप डायरेक्ट उसे बुरा कहें, आप जूम आईनी बात करके उसे अपनी बात समझाने की कोशिश करें ताकि अगला बंदा बुरा ना माने. An opposite meaning context clue contrasts the meaning of an unfamiliar word with the meaning of a familiar term. तो यहाँ पर उस वर्ड का एंटोनिम बयान कर दिया जाता है. और एंटोनिम क्या कैसे इस्तेमाल करते हैं? बट लगाकर, हाउएवर लगाकर, ऑल्दो लगाकर, अदरवाइज लगाकर, अनलेस लगाकर, इंस्टेड, ऑन द अदर हैंड, व्हाइल, नेवर, टू. ये सारे वर्ड लगाकर एंटोनिम्स लगाया जा सकता है. लेकिन इसके साथ अगर ये ना भी लगाए हों तो हम डायरेक्ट भी एंटोनिम्स लगा सकते हैं ताकि हम लफ्ज का मतलब समझ सकें या कंसीडर कर सकें. एग्जाम्पल क्या पुट करता है यहाँ पर हमारे साथ? कहता है जी कि he tried to smile because the mood of the party was not somber but happy. कहता है जी you know that somber must mean something that is the opposite of happy. It means sad or dreary. He tried to smile, उसने कोशिश की मुस्कुराने की, because क्योंकि the mood of the party was not somber. अब somber का मतलब क्या है? अब यहाँ पर ये भी कह सकता था he tried to smile, उसने मुस्कुराने की कोशिश की because the party was very charming. पार्टी बड़ी दिलकश थी इसलिए उसने मुस्कुराने की कोशिश की. लेकिन बजाय इसके कि उसने कहा कि दिलकश थी, उसने कहा जी पार्टी कोई, आप कह लें कि समटाइम ऐसा होता है कि हम अपने फ्रेंड्स बैठे होते हैं और बड़ा खामोश होकर बैठा होता है और हम उसे कहते हैं तू फौतगी ते हैं, चुप करके बैठे हैं. अगेन कि समटाइम हम हैप्पी होते हैं लेकिन हम हैप्पी होने के बावजूद भी हम नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं
लेकिन जब नेगेटिव वर्ड इस्तेमाल करते हैं पर्सन यही होता है कि एक बंदा परेशान है पार्टी के दरमियान, तो हम उसे ज्यादा भी हिट ना करें, उसे पोलाइट वर्ड के साथ चीजों को ले सकें। लेकिन जब सेंटेंस का एंटोनिम इस्तेमाल किया जाता है, स्टेटमेंट का या वर्ड का एंटोनिम इस्तेमाल किया जाता है, तो तब भी मतलब वही होता है जो हम कहना चाह रहे होते हैं। जैसे मैं कहूँ नॉट बैड, नॉट बैड का पर्पस क्या है, तो बताएगा मुझे नॉट बैड क्यों कहते हैं। नॉट बैड इक्वल टू गुड होता है। जब अगर हम कहते हैं नॉट बैड मतलब बुरा नहीं है, तो फिर कंफर्म अच्छा है। और अगर मैं कहता हूँ नॉट गुड, ये गुड नहीं है, तो मतलब ये बुरा है, इट्स बैड। तो समटाइम्स हम नेगेटिविटी या पॉजिटिविटी को नेगेटिव वर्ड के साथ बयान कर देते हैं और नेगेटिविटी को पॉजिटिव वर्ड के साथ बयान कर देते हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू मेक आवर इंप्रेशन बेटर। हम चीजों को बेहतर बयान करने के लिए हम चीज ऐसा कर देते हैं। तो अगेन फिर क्या कहता है, डेविड वाज वेरी आउट गोइंग एज अपोज टू हिज कॉय ओल्डर सिस्टर। अब जुमले पर फोकस करें। डेविड वॉज वेरी आउट गोइंग एज अपोज टू हिज कॉय ओल्डर सिस्टर। अब वो आउट गोइंग मतलब बाहर जाने वाला है, घूमने फिरने वाला है। एज अपोज टू हिज कॉय ओल्डर सिस्टर, अपोज मुखालिफ, मुखालिफ किसके, टू हिज कॉय ओल्ड सिस्टर। अब कॉय का मतलब क्या है, जब वो बाहर जाता है तो वो बाहर नहीं जाती, वो घूमता फिरता है वो घूमती फिरती नहीं है, वो पार्टी में पार्टिसिपेट करता है वो पार्टी में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो लोगों से बहुत ज्यादा मिलता है वो लोगों से मिलती नहीं है। इट्स मीन कि वो मिलती नहीं है तो शर्मीली है, शाय है, बैशफुल है, वो बाहर पार्टिसिपेट नहीं करना चाहती, ऐसा अच्छा नहीं समझती, क्योंकि वो सोशलेबल नहीं है, वो अनसोशलेबल है। तो लिहाजा यहाँ पर जो कॉय है, इसका जो हिंट होगा, इसका एग्जैक्ट मीनिंग जो निकलेगा वो शाय निकलेगा। तो समटाइम्स राइटर जो है एंटोनिम भी इस्तेमाल करता है बात को समझाने के लिए। फिर अगेन एक एग्जाम्पल इस्तेमाल करता है रिलेक्टेंट की, तो आप पढ़ लीजिएगा, मीटिंग ओवर हो जाएगी, मेरे ख्याल 8 मिनट रह गए हैं, अभी एक पॉइंट पूरा पड़ा हुआ है। नेक्स्ट टाइप हमारे पास है कॉन्टेक्स्ट क्लू, जनरल कॉन्टेक्स्ट क्लू या इन्फरेंस। हमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, द मीनिंग ऑफ अनफेमिलियर वर्ड कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन और सिचुएशन और एक्सपीरियंस। समटाइम ऐसा होता है कि लफ्ज का मतलब उस डिस्क्रिप्शन से ही गेस किया जाता है या एज्यूम किया जाता है जहां पर ये इस्तेमाल की गई होती है। जैसे कि एग्जाम्पल क्या देना चाहता है आपको, जी कहते जी, डिमेंशिया ऑलमोस्ट ओवरकम लॉ व्हेन शी स्टेप्ड ऑफ द ट्रेन एट रेन वाटर रिज एंड फेल्ट एज क्रेजी एज बेस्ट बग एज शी रियलाइज्ड हाउ डिफरेंट हर न्यू लाइफ वुड बी। आपको आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, क्लियर आ रही है? बिल्कुल क्लियर आ रही है। तो यहां पर देखिए, डिमेंशिया ऑलमोस्ट ओवरकम लॉ व्हेन शी स्टेप्ड ऑफ द ट्रेन एट रेन वाटर ridge and felt as crazy as a Betsy bug as she realized how different her new life would be। तो यहाँ पर ये जो वर्ड इसने इस्तेमाल किया है यहाँ पर, as crazy as a Betsy bug, यहाँ पर उसने क्यों इस्तेमाल किया है? बेसिकली इसका मतलब जो था, वो जो पर्पस जो था, यहाँ पर कहते हैं जी ऑलमोस्ट ओवरकेम लॉ। यहाँ पर LOU जो इसने इस्तेमाल किया है, फिर उसने डिमेंशिया ऑलमोस्ट overcome the law when she stepped off the train at rainwater ridge and felt as crazy as a best bug as she realized। जब उसने महसूस किया तो उसने क्या महसूस किया है? खुद को इतना पागलपन, पागलपन मतलब कि इनसेन, इनसेन मतलब डिमेंशिया। तो अगेन जो हिंट देता है वो आपको, जो लीड करता है चीज़ों के बारे में, वो आपके पास 4 टाइप्स के मीनिंग्स होते हैं। पहली टाइप जो आपके पास आती है वो रीवर्डिंग एक्सप्लेनेशन होती है, दूसरी आपके पास सेंटेंस होती है, थर्ड आपके पास सिनोनिम होती है, सेकंड और थर्ड आपके पास एंटोनिम होती है, और आपके लिए जो फोर्थ वन होती है वो आपके पास जर्नल होती है। एक और एग्जांपल ले लें फोर्थ वन की। शी टोल्ड हर फ्रेंड आई एम थ्रू विद ब्लाइंड डेट्स फॉरएवर, व्हाट अ डल इवनिंग, I was bored every minute, the conversation was absolutely vapid। तो यहाँ पर vapid का मतलब क्या होगा? क्या मतलब होगा? डेफिनेटली कि अनइंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि वो सारी रात परेशान रहा, बोर रहा, इवनिंग बड़ी अजीब सी गुजरी, डल सी गुजरी। तो ये जो सारी कन्वर्सेशन है कि a dull evening, bored, I was bored every minute, though the conversation was absolutely vapid,
तो यहाँ पर ये जो वैपिड का मतलब है इट्स मीन अनइंटरेस्टिंग थी, बात जो थी वो दिलचस्प नहीं थी, आप गैर मामूली थी। तो अगेन हमें वो लफ्ज़ का रेफरेंस देता है, या आप कह लें कि जर्नल इन्फॉर्म्स करता है चीज़ों के बारे में। तो हमें कॉन्टेक्स्ट का जो मतलब है वो हम डिफरेंट टाइप से सीख सकते हैं, डिफरेंट टाइप से हासिल कर सकते हैं। उनमें से फर्स्ट वन जो हमारे पास है, 4 टाइप्स हमारे पास कॉन्टेक्स्ट क्लू की हैं, और फर्स्ट टाइप जो है हमारे पास वो एक्सप्लेनेशन है, सेकंड टाइप जो है रीस्टेटमेंट है, थर्ड टाइप कंट्रास्ट है, फोर्थ टाइप जो है हमारे पास जर्नल या डिटेल है। तो ये 4 टाइप्स ऑफ कॉन्टेक्स्ट क्लूज हमारे पास अवेलेबल हैं। अगर आपको ये नहीं समझ आती तो आप इसके अलावा भी इंफॉर्मेशन नेट से अवेल कर सकते हैं, और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मैं आपकी हेल्प करने के लिए अवेलेबल हूँ। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क।